हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अगेन से आपके अपने चैनल में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 इतिहास विषय पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, पाठ 1 में पढ़ा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पाठ 2 में पढ़ा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, पाठ 3 में पढ़ा भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अब पाठ 4 में पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव कि मतलब जब भारत के साम्राज्य पर कंपनी का विस्तार हो गया तो उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर और भारत के लोगों पर, इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। टॉपिक है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे। इसी दौरान 1769 ईस्वी से 1770 ईस्वी के अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। बच्चों, यहाँ लिखा है, सोचिए और बताइए। इमेजिन करिए, यदि आप नवाब की जगह होते तो ऐसे में कैसे विकास कार्य करवा सकते थे। ये एक कठिन विषय है, इस पर आप सोचिएगा ज़रूर। चलिए आगे शुरू करते हैं। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उसके लेखे जोखे, उनकी योग्यता नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाएं। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी की एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट या धारा बनाए गए। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ अर्थात भारत में कानून विकास का प्रारंभ, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, यह 1773 ईस्वी में आया था। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। नंबर 2 है, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें।
नंबर 3 पॉइंट है, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। नंबर 4 है, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये नया टॉपिक है, पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट 1784 ईस्वी में आया था या पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद में 1784 ईस्वी में एक कानून बना या पारित हुआ जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1, ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किए जो निम्नलिखित हैं। यहाँ है टॉपिक, एक्ट एवं वर्ष, अधिकार। ये चार्टर एक्ट जो 1793 ईस्वी में आया था, उसका क्या है? पॉइंट 1 है, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, उस समय नाम मद्रास था, और मुंबई, उस समय का नाम बम्बई था, की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक्ट एवं वर्ष, अधिकार, ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में जो एक्ट आया था, क्या बिंदु दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट चार्टर है 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें 3 बिंदु हैं। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में जो एक्ट आया था, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1833 ईस्वी के एक्ट का लास्ट पॉइंट है, मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1853, इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा अर्थात सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों, चार्टर एक्ट का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए
और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज जिसे कहते हैं, सेना तथा पुलिस, और तीसरा है न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। यहाँ लिखा है, मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? हाँ, लागू है। जैसे जिला कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक, ये सब होते हैं। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानून के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ के समाज पर किस तरीके से ब्रिटिश लोग अपने कानून, अपने नियमों को थोपना शुरू कर दिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।